हम लोग जो है ज्योग्राफी ऑप्शनल को शुरू कर रहे हैं और इसमें हम लोग पहले भू आकृति विज्ञान को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग भू आकृतिक विज्ञान को समझते हैं। देखो, ये जो जियोमॉर्फोलॉजी है ये दो शब्द से मिलकर बना है। एक जियो है जिसका अर्थ पृथ्वी होता है और दूसरा जो है मॉर्फोलॉजी यानी मॉर्फो। इसको हम लोग मॉर्फी भी लिख सकते हैं या फिर मॉर्फे भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ जो है रूप होता है यानी फॉर्म, और जो लॉजी है यानी कि लोगोस, इसका अर्थ जो है टू स्टडी होता है। टू स्टडी यानी कि अध्ययन या फिर वर्णन कह सकते हैं हम लोग। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? भू आकृतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत स्थल रूपों की विशेषताओं, उनकी उत्पत्ति की प्रक्रियाओं एवं उनके निर्माणक भू आकृति प्रक्रमों के स्वरूप और उनकी क्रियाविधि का विशद अध्ययन किया जाता है। उसे ही भू आकृतिक विज्ञान कहते हैं। तो भू आकृति विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत स्थल रूपों की विशेषताओं, उनकी उत्पत्ति की प्रक्रियाओं, जो स्थल रूप है वो किस प्रकार से उनकी उत्पत्ति हुई है, वो किस चीज से बना हुआ है, यानी कि उनके निर्माणक भू आकृति प्रक्रमों, और वो किस स्वरूप में है। तो प्रक्रमों के स्वरूप एवं उनकी क्रियाविधि, उनकी क्रियाविधि का विशद अध्ययन किया जाता है। तो भू आकृति विज्ञान की परिभाषा क्या है कि वह विज्ञान जिसके अंतर्गत स्थल रूपों की विशेषताओं, उनकी उत्पत्ति की प्रक्रियाओं एवं उनके निर्माणक भू आकृति प्रक्रमों के स्वरूप एवं उनकी क्रियाविधि का विशद अध्ययन किया जाता है, उसे ही भू आकृतिक विज्ञान कहते हैं। ये भू आकृति होती क्या है, या फिर इसको हम लोग स्थल रूप भी कह सकते हैं यानी लैंड फॉर्म। तो पृथ्वी की सतह पर जो है हम लोगों को ढेर सारी प्राकृतिक संरचनाएं दिखाई पड़ती है। तो वो सारी संरचना जो है भू आकृति कहलाती है। यानी पृथ्वी की सतह पर निर्मित त्रिविमीय, यानी कि जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होनी चाहिए, तो त्रिविमीय प्राकृतिक संरचनाएं भू आकृति कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, घाटी हो गया, ये सारे जो है भू आकृति कहलाते हैं या फिर स्थल रूप कहलाते हैं। ये जो त्रिविमीय है इसका अर्थ होता है कि जिसमें लंबाई होनी चाहिए, उसमें जो है चौड़ाई होनी चाहिए, उसके बाद ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक। अब ये जो ऊंचाई भी होता है ये दो तरह का होता है। जैसे कि एक आपने सुना होगा सापेक्षिक ऊंचाई, जैसे कि ये कोई लड़का है
और ये है, ठीक। अगर इसकी लंबाई जो है 4 फुट है और इसकी लंबाई 10 फुट है, तो 10 - 4 जो है 6 फुट। ये जो है सापेक्षिक ऊंचाई हो गया, यानी कि किसी से तुलना किया जाता है इसमें, इसको सापेक्षिक ऊंचाई कहेंगे। अगर वही जो है हम लोग सागर तल से, ये जैसे कि सागर हो गया, अगर इससे हम लोग किसी चीज को नापें, जैसे कि ये पोल है, इसको ये एम नाम दे देते हैं, इसको भी। अगर ये 10 मीटर का है और ये छोटा वाला पोल जो है 4 मीटर का है, ठीक है, तो सागर तल से जब भी कोई ऊंचाई नापा जाता है, ठीक, तो उस ऊंचाई को जो है निरपेक्ष ऊंचाई कहा जाता है। इसी को उत्तुंगता, एल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो सागर तल से कोई ऊंचाई मापते हैं तो उसे निरपेक्ष ऊंचाई कहते हैं। इसे वास्तव में उत्तुंगता कहा जाता है, ठीक है, एल्टीट्यूड। देखो समुद्र तल पे जो है एक यहाँ पे लाइन होता है, इसको डेटम लाइन भी कहा जाता है। तो समुद्र तल क्या होता है, या फिर काल्पनिक रेखा, ये कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम काल्पनिक तल या रेखा कह सकते हैं। इसी को हम लोग डेटम लाइन भी कह सकते हैं। तो समुद्र तल को जो है ये नाम है, यानी डेटम लाइन इसको कहा जाता है, समुद्र तल को, ठीक है। अब हम लोग एक शब्द लेते हैं, उच्चावच, रिलीफ। कहीं कहीं पे ट्रेन भी लिखा रहता है। देखो पृथ्वी की सतह पर जो कुछ भी क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर आयाम है उसको उच्चावच कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर प्राप्त क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर आयाम उच्चावच कहलाते हैं। क्षैतिज का मतलब ये हो गया हॉरिजेंटल, और वर्टिकल जो है ये ऊर्ध्वाधर हो गया, ठीक। और जो उच्चावच होता है इसे सामान्यतः जो है ढाल और ऊंचाई के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। तो इसे समानता, ढाल और ऊंचाई के संदर्भ में अभिव्यक्त किया जाता है, ठीक। जो स्थानीय उच्चावच होता है, जैसे कि सामान्यता, स्थानीय उच्चावच दिए गए क्षेत्र में, यानी कि जिस स्थान की बातें हो रही है, दिए गए क्षेत्र में उच्चतम और निम्नतम बिंदुओं के मध्य ऊंचाइयों का अंतर है, ठीक है, होता है। ये उच्चावच होते हैं, ठीक। उच्चावच के प्रकार क्या होता है, तो भूपृष्ठ पे जो है 2 बल कार्य करता है।
जैसे कि अगर ये भूपृष्ठ है, मान लेते हैं ये भूपृष्ठ है पृथ्वी का, तो इसे मान रहे हैं पृथ्वी, ठीक है, ये भूपृष्ठ है, तो इस पे जो है दो बल कार्य करते रहते हैं। एक बल का नाम रहता है अंतर्जात बल और एक का नाम है बहिर्जात बल। जैसे कि पृथ्वी के अंदर जो है भूगर्भ में ताप रहता है और इसके तापांतर के कारण जो है एक बल उत्पन्न होता है जो भूपृष्ठ पर जो है अलग अलग उच्चावच का निर्माण करता है, ठीक है। इसे जो है अंतर्जात बल कहते हैं। वो ऐसे लगता है, ये अंतर्जात बल लग रहा है। अब यहाँ पे मान लेते हैं इसी से जो है पर्वत पठार वगैरह सब जो है निर्मित हो गया। तो अब ये क्या होगा, अब ये जो है ऊपर में जो बल है, इस बल के अधीन जो है जैसे कि पवन वर्षा, इससे जो है ये धीरे धीरे इसका क्षरण होगा और क्षरण होकर जो है ये समतल का निर्माण करेगा। और ये जो बल लग रहा है इसको हम लोग बहिर्जात बल कहते हैं। इनकी बाहर से जो बल लग रहा है बहिर्जात बल, ठीक। तो इसी दोनों बल के अधीन जो है उच्चावच का निर्माण होता है, ठीक। तो इसको लिखते हैं भूपृष्ठ पर दो बल कार्य करते हैं। एक का नाम क्या है, एक का नाम है अंतर्जात बल। इसको इंडोजेनेटिक फोर्स भी कहते हैं। और दूसरे का नाम जो है बहिर्जात बल है। इसको एक्सोजेनेटिक फोर्स कहते हैं, ठीक। ये जो अंतर्जात बल है ये क्या होता है, तो अंतर्जात बल ये भूगर्भ के तापांतर से उत्पन्न होता है। भूगर्भ में तापांतर के कारण उत्पन्न होते हैं तथा ये भूपृष्ठ पर विषमताओं का निर्माण करता है। विषमता कहने का मतलब वो जो पर्वत पठार ये सब निर्माण हो रहा है उससे, इसलिए जो है इसको रचनात्मक बल भी कहा जाता है, ठीक है। अतः इन्हें रचनात्मक बल यानी कि कंस्ट्रक्टिव फोर्स कहा जाता है, ठीक। और दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरा है बहिर्जात बल। ये क्या होता है, ये भूपृष्ठ पर कार्य करता है, ठीक है। भूपृष्ठ के अंदर नहीं, भूपृष्ठ पर कार्य करता है, भूपृष्ठ पर कार्य करते हैं। तथा ये अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न, उसके द्वारा जो विषमता उत्पन्न किया जा रहा है उसी को तो ये समाप्त करेगा ना। तो अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न विषमताओं को समाप्त कर भूपृष्ठ को समतल करते हैं। समतल करते हैं। और जब ये विषमताओं को समाप्त करेगा तो इसलिए इसको जो है विनाशात्मक बल भी कहा जाता है या समतल स्थापक बल भी कहा जाता है, क्योंकि ये समतल का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो अतः इन्हें विनाशात्मक या समतल स्थापक बल कहते हैं। और ये सारे जो बल हैं इनकी उत्पत्ति का स्रोत वही है, यानी कि सौर्य। इनकी उत्पत्ति का स्रोत जो है सौर्य ऊर्जा होती है, ठीक।
और हम लोगों को देखना क्या था, तो हम लोगों को उच्चावच के प्रकार देखने थे। अब यहां से समझ आएगा। तो अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के आधार पर उच्चावच जो है 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रथम श्रेणी उच्चावच, एक होता है द्वितीय श्रेणी उच्चावच, और एक होता है तृतीय श्रेणी उच्चावच। ठीक, तो प्रथम श्रेणी उच्चावच, ये अंतर्जात बल के द्वारा उत्पन्न होगा। ठीक है, तो अंतर्जात बल के अधीन भूपृष्ठ पर निर्मित ये प्रथम उच्चावच है। और इसी उच्चावच के द्वारा जो है महाद्वीप या महासागर का निर्माण होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत महाद्वीप, और जो ये महाद्वीप वगैरह का निर्माण होगा, इसी पर फिर जो है पर्वत पठार के रूप में जो है द्वितीय उच्चावच का निर्माण होगा। तो महाद्वीप तथा महासागर बेशी नाते। अब जो है द्वितीय श्रेणी उच्चावच, इनका विकास अंतर्जात बलों के अधीन प्रथम श्रेणी के उच्चावचों पर होता है। ये जो महाद्वीप महासागर है इस पे होगा। प्रथम श्रेणी उच्चावचों पर होता है। द्वितीय श्रेणी उच्चावच बहिर्जात बलों के अधीन संशोधित होते रहते हैं। संशोधित होते हैं, और इसके एग्जाम्पल में जो है पर्वत आएगा, पठार हो जाएगा, संरचनात्मक मैदान हो जाएंगे, ये सारे इसके एग्जाम्पल। फिर जो है हमारा अब तृतीय श्रेणी उच्चावच आएगा। बहिर्जात बलों के अधीन। अब यही जो पर्वत पठार है वो क्या अब अपर्दन इसका होगा, और उससे जो है जो उच्चावच निर्मित होते हैं वो तृतीय श्रेणी उच्चावच कहलाएगा। तो बहिर्जात बलों के अधीन अपर्दन के प्रक्रम में निर्मित उच्चावच, ये जो है तृतीय श्रेणी उच्चावच कहलाते हैं। और एग्जाम्पल में जो है घाटी हो जाएगा, प्रपात हो जाएंगे, जलोढ़ मैदान हो जाएगा, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक, तो ये 3 प्रकार के
उच्चावस्थ प्रथम श्रेणी उच्चावच, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। इसके बाद हम लोग देखते हैं भूदृश्य को। भूदृश्य को हम लोग देखो, किसी भी क्षेत्र की जो दृश्य विशेषता होती है उसी को भूदृश्य कहा जाता है। और इसके अंतर्गत जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्राकृतिक संरचनाएं आएंगी, इसके अंतर्गत जो है मानव जनित विशेषताएं भी आ सकती है। तो भूदृश्य के अंतर्गत जो है हम लोग एक तरह से प्राकृतिक और मानव जनित विशेषताओं का एकीकरण को देखते हैं। ठीक, तो किसी भी क्षेत्र की दृश्य विशेषताओं को भूदृश्य कहा जाता है। भूदृश्य कहा जाता है और इसके अंतर्गत भू आकृतियों के साथ साथ प्राकृतिक व मानव जनित विशेषताओं के साथ उनमें एकीकरण को भी देखा जाता है। इसे ही भूदृश्य कहते हैं। ठीक, देखो अंतर्जात बल को जो है विवर्तन बल भी कहीं कहीं पे कहा जाता है। ठीक है, जो अंतर्जात बल है उसको ही जो है विवर्तन बल भी कहा जाता है। आगे हम लोग जो है भू संचलन को देखेंगे। ठीक है, जो हमारा दूसरा क्लास होगा, ठीक, इसमें हम लोग जो है भू संचलन को देखेंगे। अर्थ मूवमेंट। ठीक, ये हमारा पहला क्लास था। ठीक, इसमें यहीं तक रखते हैं।